उर्दू नावल सदाए दिल की तीसरी किस्त। इस वक्त वो अपने कैजुअल रस्म में थी। अपने किसी केस की पूछताछ करती यहाँ माल आई थी कि इसकी नज़र सफ़ीर पर पड़ी, जो किसी बुजुर्ग औरत का सामान पकड़े इन्हें सड़क पार करवा रहा था। इस जल्लाद का ये रूप देखकर वो बहुत हैरान हुई थी। इसे देखकर इसके लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल जाते थे। अब भी वो पुरशौक नज़रों से इसे देख रही थी। सफ़ीर शहजाद, तुम इस दिल को भा गए हो। क्या करूं मैं अपने इस दिल के साथ? ये दिल आया भी तो किस पर, जिसके मुझे देखकर ही मुंह के जाविये बिगड़ जाते हैं। अब क्या होगा मेरा? वो एकदम से दिल गिरफ्तगी से खुद से बुड़बुड़ाई। आज बहुत दिन के बाद इसका दिल किया कि बेबे से खुद मिलकर आए। अपने नए केस की वजह से वो वक्त भी नहीं निकाल पा रही थी और घर भी लेट आ रही थी। अब वो अपने घर से निकली। इसका रुख सफ़ीर के घर की तरफ था। गेट खुला देखकर वो हैरान हुई। फिर दूर फैजू को जाता देखकर वो समझ गई पास ही किसी शॉप तक गया होगा, मगर इसकी लापरवाही पर इसे सख्त गुस्सा आया। वो गेट बंद करती अभी इसने अंदर कदम ही बढ़ाए थे कि गेट की बेल होने पर वो गुस्से से पलटी कि ज़रूर फैजू होगा। गेट खोलने पर वो इससे पहले कि कुछ बोलती, जब इसने गेट के पास मॉडर्न सी बोल्ड ड्रेस में किसी लड़की को खड़े देखा, इसका मूड सख्त खराब हुआ इस लड़की को देखकर। जी, किससे मिलना है आपको? वो मुंह के जाविये बिगाड़ती इसे घूर कर बोली। तुम कौन हो और सफ़ीर के घर में क्या कर रही हो? उस मॉडर्न सी लड़की ने बैक वक्त आंखों में हैरानगी और नागवारी लिए इससे पूछा। क्या मतलब क्या कर रही हूँ? मेरा घर है, अपने मियाँ के साथ रहती हूँ। और घर में लोग क्या करते हैं? वो आंखें पटपटा कर बोलती, साथ पीछे घर के अंदर भी देख रही थी कि कहीं पकड़ी न जाए। क्या कहा तुमने? तुम्हारे शोहर का घर? तो तुम सफ़ीर की बीवी हो? वो शाख से बोली। जी बिल्कुल। आपको कोई शक है? वो नाक सुकेड़ कर बोली। वो अलग बात कि अंदर पकड़ थकड़ जारी थी, कहीं वो जल्लाद यहाँ ना आ जाए। अच्छा देखें, हमारा वक्त ज़ाया नहीं करें। हम लोगों की भी कोई प्राइवेसी होती है। अब संडे वाले दिन तो हम मियाँ बीवी को बख्श दिया करें। आ गई उठ के ऑफिस का काम लेकर, संडे को भी सुकून नहीं। वो जल्दी से बोलती इसके मुंह पर गेट बंद कर गई। तारा इस सलूक पर हक्का बक्का रह गई। अभी तो सफ़ीर की शादीशुदा होने के सदमे से ठीक से नहीं निकल पाई थी कि ऊपर से इतनी बेइज्जती। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट किया, जैसे मैं एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ। ये हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी सफ़ीर। वो गुस्से से बंद गेट को घूरती बोली और वहां से चली गई। उधर रीबा सफ़ीर के घर पर मौजूद ना होने का शुक्र मनाती बेबे से मिलती, इनके पास कुछ देर बैठती, वहां से फौरन निकल आई। वो अभी वो अभी सफ़ीर का सामना तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। शहर में इस वक्त बढ़ती चोरी डकैती की वारदातों ने शहरियों को बहुत परेशान कर दिया था। ऊपर से बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने मजीद सूरत हाल तबाह कर दी थी। मुश्किल से आए चार पैसों को भी ये इन गरीबों से छीन लेते थे। इस वक्त भी थाने में एक शोर बरपा था। एक जख्मी बूढ़ा रो रो कर इनसे मदद की अपील कर रहा था। इसकी मेहनत से कमाई जमा पूंजी तो गई, साथ इसका बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, जो बचाने के चक्कर में इनकी गोलियों का निशाना बन बैठा था। वो अपने ऑफिस में बैठी किसी ज़रूरी केस की स्टडी कर रही थी कि इस शोर पर अपने केबिन से बाहर आई। क्या हुआ है? क्यों इतना शोर हो रहा है? वो अपने मखसूस प्रोफेशनल अंदाज में संजीदगी से बोली। मैम, डकैती की वारदात का केस आया है। और मैम, ये वही हैं जो हर बार अपने असर और रसूख से बच जाते हैं। निशानदेही भी हो चुकी है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ही अंदर रह सकेंगे। कांस्टेबल की बात सुनकर इसका खून खोलने लगा था। एक नज़र इस बूढ़े ज़ईफ पर डाली, जो बेबसी की दास्तान बना इसकी तरफ आज से देख रहा था। रफ़ीक, चाहे एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, फौरन से गिरफ्तार करो इन लोगों को। शाम में मुझे ये लोग कहाँ चाहिए, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। फौरन टीम लेकर निकलो, देर ना हो जाए। वो इन्हें आर्डर देती अटल लहजे में बोली तो वो सर हिलाकर चला गया। इस शख्स को लेकर अपने केबिन में आई।
मुलाजिम से कहकर इनके लिए पानी लाने को कहा। बाबा आप फिक्र न करें, आपका पैसा भी मिलेगा आपको, और इनको वो सज़ा होगी कि दोबारा वो ये काम करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। बेटी, मुझे मेरे पैसे मिल जाएं यही बहुत है। मेरी बड़ी बेटी की शादी के लिए पैसे हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से जमा किए थे। मेरी बेटी की शादी बहुत मुश्किल से तय हुई है। रिश्ता ना मिलने की वजह इसकी बढ़ती उम्र थी। बस खैर से वो मुझे पैसे मिल जाएं बेटी, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मुझ लाचार पर। इसके सामने हाथ जोड़ता वो ज़ईफ शख्स रो पड़ा। इनकी बात सुनती वो खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठा चुकी थी, लेकिन इन लोगों को इबरतनाक सज़ा ज़रूर देने का पक्का इरादा कर चुकी थी, चाहे इसकी नौकरी ही खतरे में क्यों ना पड़ जाती। क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस्टर फारूक, ये डील आपने किस खुशी में ख़त्म की है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका था? फिर इसके सेक्रेटरी के ज़रिए इसे ये नोटिस मिला था और वो शदीद गुस्से में इनके ऑफिस में मौजूद था। जवाब मिस्टर फारूक की बजाय तारा की तरफ से आया, जो इनके ऑफिस में ही साइड पर पड़े सोफे पर बैठी थी। देखो मिस्टर, इतना चीखने और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। ये डील मैंने ही साइन की थी, तो तोड़ भी मैं ही रही हूँ। और इसकी वजह अपनी बीवी से पूछो, जिसने मुझे बेइज्जत करके तुम्हारे घर से निकाला। तारा नखवत भरे लहजे में बोली। इसे इसका शादीशुदा होना ही हजम नहीं हो रहा था। व्हाट द हेल, बीवी? क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी बीवी कहाँ से आई? वही जो तुम्हारे घर पे थी और खुद को तुम्हारी बीवी बोल रही थी। देखो, तुम फिर से ये इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पर। और एक मिनट, तुम मेरे घर पे क्या करने आई थी? वो झंझलाता जब्त खोकर गुस्से में बोला। तारा एकदम गड़बड़ा गई। देखो मिस्टर सफ़ीर, आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। जब एक बार बोल चुकी है मेरी बेटी की डील कैंसिल है, तो बस बात ख़त्म। मैं अपनी बेटी की कोई बात रद्द नहीं करता। सो बेहतर है यहाँ से चले जाएं, नहीं तो मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। मिस्टर फारूक बदतमीजी से बोले तो वो मजीद कोई बात किए एक नज़र दोनों को गुस्से से घूरता चला गया। कार ड्राइव करते गुस्से में इसका रुख घर की जानिब था। वो गमो गुस्से से अपनी कार घर खड़ी करता वापस बाहर निकला। इसका रुख रीबा के घर की जानिब था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ इस लड़की के मजाक की वजह से इसके हाथों से निकल गया था, और साथ ही इसे इस तारा से जाने क्या कुछ सुनने को मिला जिसको वो किसी खातिर में नहीं लाता था। इसकी बात सुनकर इसको अंदाजा हो चुका था ये सब किया धरा इस लड़की का ही था। बेल बजाने पर दूसरी तरफ से रीबा की अम्मी थीं, जो बगैर देखे शदीद गुस्से में इनको सुनाने लगा था, लेकिन मिसेस जन्नत को देखकर लब भींच कर रह गया। वो, मुझे मिस रीबा से मिलना था, कोई ज़रूरी काम था। बेटा वो तो इस वक्त अपने ऑफिस होगी, घर नहीं है। जन्नत बेगम इसको अपने गेट पर, और वो भी रीबा का पूछते देखकर हैरान होकर बोली थी। वो यकलख्त शदीद हैरान हुआ इनकी ऑफिस वाली बात सुनकर। वो तो इसे किसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट समझा था, ये जॉब कब से करने लगी? क्यों, क्या हुआ, खैरियत है ना? मिसेस जन्नत इसे सोचों में गुम देखकर मुतफक्किर सी बोली। ओ नहीं आंटी, खैरियत है बस। क्या आप बता सकती हैं वो कब तक आएगी? आज का मैं नहीं बता सकती। अक्सर तो वो रात को भी नहीं आती। क्या, रात तक? हाँ बेटा, अगर ज़रूरी काम है तो मैं इसे बता दूंगी, वो तुमसे घर में आकर मिल लेगी। जी ठीक है आंटी, आपका शुक्रिया। वो इनका शुक्रिया अदा करते मायूस सा वहाँ से चला आया। बताकर भी नहीं गया क्या काम था। आजकल के बच्चे भी ना बड़ों को तो कुछ समझते ही नहीं। जन्नत बेगम कंधे उचकाकर रह गई। वापसी घर की तरफ आते वो खुद से ही सवाल जवाब करता उलझा हुआ था। ये किस ऑफिस में काम करती है जो अपने एम्प्लॉयज़ को रात तक बिठाकर काम लेते हैं? और आंटी कितने आराम से बता रही थी, जैसे बेटी नहीं बेटे की बात कर रही हूँ, और बेटी की इस रूटीन से इन्हें कोई मसला ही ना हो। कैसी लापरवाही है, वो भी एक लड़की के मामले में। ज़रूर सबको धोखे में रखा होगा इसने। शक्ल से जितनी मासूम लगती है, हरकतें इसके उलट हैं। कितनी भोली माँ है, और भाई अपनी बहन के खिलाफ कुछ सुनना पसंद ही नहीं करता। वो तल्खी से सोच सका। दोपहर का वक्त था। बाजार लोगों के हुजूम से पुर था। पैर धरने को जगह न थी। लोग अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने में जुटे हुए थे, एक दूसरे से लापरवाह मसरूफ अपने अपने कामों में लगे हुए थे। ऐसे में एक तरफ से उठता शोर इन लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करने में कामयाब हो गया था। लोगों की भीड़ अब आहिस्ता आहिस्ता वहां जमा होनी शुरू हो गई थी। वो सब और पास से गुजरते लोग भी अब इस भीड़ में जमा होना शुरू हो गए थे।
असल माजरा जानने के लिए। कुछ लोग इश्ताल गुस्से से भरे 3 लोगों को घसीट कर ला रहे थे, जो इनको गालियां बकते खुद को छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। देखो, छोड़ दो हमें, नहीं तो बहुत बुरा पछताओगे तुम लोग, तुम जानते नहीं हो हमें। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम वो हरामखोर लोग हो जिन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। मेहनत मजदूरी से कमाया जाने वाला हमारा रिज़्क़ हलाल तुम लोगों के पेट का लुक़मा बन जाता है। तुम लोगों के लूट मार डकैती की वजह से बहुत से लोग तो जिंदगी से हाथ तक धो बैठे हैं। किसी की माँ की गोद तक उजाड़ देते हो, तो किसी के सर से बाप और शोहर का साया छीनकर भी आराम से खुलेआम दंदनाते फिरते हो। और रही पुलिस की बात, तो मजलूम बस इंसाफ की राह तकते तकते अगले जहान पहुंच जाता है। वो शख्स चीख चीख कर लोगों को भी इश्तिहाल दिला रहा था। बाकी 3 लोग भी अपनी टांगों और मुक्कों से इनकी खिदमत कर रहे थे। और लोगों के हुजूम जम्मे गफीर को बस एक चिंगारी ही की तो ज़रूरत होती है। जो इंसान से इसका कसूर तो बाद में पूछते हैं, पहले इसको सज़ा सुनाते हैं। सबकी इतना सुनने की देर थी कि वो सब गमों गुस्से से इन पर टूट पड़े। इन लोगों की चीखों पुकार हुजूम में दबकर ही रह गई। वो लोग जो इनको यहाँ तक लाए थे, हुजूम से निकलते वहाँ से गायब हो चुके थे। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पहुँचती इन लोगों के हजूम को हटाने लगी, लेकिन इनके आने से पहले ही भड़की हुई आवाम ने इनको किसी काबिल नहीं छोड़ा था। एक की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाकी 2 की बाजू और टांगों की हड्डियां टूट चुकी थीं कि वो सारी उम्र के लिए माजूर हो चुके थे। मैम, अगर आपके इस कारनामे की खबर ऊपर तक पहुंच गई ना, तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। गुलाम खान परेशानी से बोला। आपकी तो खैर है मैम, मगर मेरे घर में मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। गुलाम खान, आप परेशान क्यों होते हैं? आपका नाम इसमें कहीं नहीं आएगा। और बेफिक्र रहें, आपके घर वालों की ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। मेरे होते हुए फिक्र मत करें। अंदाज में लापरवाही थी, जैसे ये इतनी अहम बात ना हो। खैर, ये सब छोड़ें और ये बताएं, शमी की शादी हो गई? लड़के वाले कोई मसला तो नहीं कर रहे? वो खुश तो है ना? अब के अंदाज फिक्र लिए हुए था, जैसे बहुत अहम बात हो। जी मैडम, आप जो मेरी बेटी की शादी पर इन लोगों को धमकी देकर आई थी, इनकी मजाल जो वो अपनी मौत को दावत दें। शमी भी बहुत तेज है, मजाल है जो कोई बात आपसे छुपाए। मुंह बनाकर नरूठेपन से वो बोला, तो रीबा मुस्कुरा दी। हाँ, तो ठीक करती है, वो बहुत समझदार है। इस दिन वो ना बताती तो आप तो बेटी को बोझ समझते मजीद कर्जे में डूबने की तैयारी कर रहे थे, जो फिर सारी उम्र खत्म ना होता, उल्टा बढ़ना था। वो तंजिया अंदाज में बोली। आप अब मुझे मौजू से घुमा रही हैं मैम। मेरी जान यहाँ आधी हुई जा रही है और आपको कोई टेंशन ही नहीं है। इस सब का आपकी नौकरी पर कितना बुरा असर पड़ सकता है जानती हैं आप? वो झिल्लाते हुए बोला। अंदाज में इसके लिए फिक्र थी। गुलाम खान इसके वार्निंग देती नज़रों को देखते वो नाराज़गी से सलाम करता हुआ वहां से चला गया। वो ताज्जुब से सर हिलाकर रह गई। सारा प्लान इसने सेट ही इस अंदाज में किया था कि सबूत न मिलने पर इस केस को वहीं बंद कर दिया गया। थकन से चूर वो घर में दाखिल हुई। इतने दिन से इस केस में उलझने की वजह से वो सुकून से सो भी नहीं पाई थी, और ना ही इस दुश्मन जहां को एक नज़र देख पाई, जिससे दिल बहुत उदास और बेचैन था। लेकिन मिसेस जन्नत के बताने पर कि सफ़ीर किसी ज़रूरी काम से इससे मिलने आया था, तो वो खुशगवार हैरत में घिरी पहले तो हैरत ज़दा सी इनको देखती रही कि आया इसने जो सुना वो सच था। फिर सब भूल भार कर फ्रेश होती इसके घर चल पड़ी। इस बीच वो ये तक भूल गई कि इसने किया क्या था और वो ज़रूरी काम क्या हो सकता था। बस दिल के हाथों मजबूर वो इसे देखने चल पड़ी, ये जाने बगैर कि आज के बाद वो इस घर में दोबारा कदम भी नहीं रखना चाहेगी। अस्सलाम वालेकुम बेबे, कैसी हैं आप? वो खुशी और जोश से इनके गले लगी। बेबे इसको अपने घर देखकर बहुत खुश हुई थीं। काफ़ी दिनों से इससे मिली भी नहीं थी। और तो और जब से इन्हें पता चला था कि ये धान पान सी लड़की पुलिस ऑफिसर है, तब से तो वो इसको और भी पसंद करने लगी थी। दिल ही दिल में इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि इसकी शादी सफ़ीर से हो, मगर वो जानती थीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ये सोचकर ही दिल महसूस कर रह जाती। इतने दिनों बाद चक्कर लगाया है, कहाँ थी? वो मसनूई खफकी से बोली। बेबे, आपको तो मालूम ही है ना मेरी जाब कैसी है। अब क्या करूं? जैसे ही वक्त मिला फौरन से भागती आई हूं। इनसे बोलने के साथ ही वो साथ साथ यहाँ वहाँ नजर दौड़ा रही थी। सफ़ीर जो अपने कमरे में बैठा अपनी फाइल्स में सर दिए परेशान बैठा था,
तंग आकर काफ़ी पीने की नीयत से नीचे का रुख करते आया, लेकिन सामने ही इस लड़की को बेबे से बातें करता देखकर इसे अपनी बेइज्जती याद आ गई। वो तन फन करता इसके पास आया तो वो जो बेबे से बातें कर रही थी इसे देखकर मुस्कुराई। कैसे हैं आप मिस्टर सफ़ीर? अम्मी ने बताया आपको मुझसे कोई ज़रूरी काम था। वो दिल फरेब नज़रों से इसे देखती फ़ौरन सलाम झाड़ती हुई बोली। नज़रें एक पल के लिए भी इसके चेहरे से ना हटी थीं। हाँ, बहुत ज़रूरी काम था, वो संजीदगी के साथ सर्द लहजे में बोला तो इसके मुस्कुराते लब सिकुड़े। बेबे इनको बातें करता छोड़ फैजू को कुछ लाने के लिए बोलने चली गई। इनके जाते ही वो इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। क्या तुमने मेरे घर आई मेहमान को खुद को मेरी बीवी कहा? रीबा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो ये बात करेगा। इसको समझ नहीं आई क्या बोले। वो खिफ़्फ़तज़दा होती शर्मिंदगी से देखने लगी। क्या हम बाहर जाके बात कर सकते हैं? उसने इल्तजाइया नज़रों से बेबी की तरफ इशारा किया तो वो इसे बाहर ले आया। वो मैंने महज इससे शरारत की थी बस। वो शर्मिंदगी से असल बात छुपाती बोली। शरारत? तुम्हारे लिए वो एक शरारत थी? एक अबरू उचकाकर वो दांत पीस कर बोला तो वो बेबसी से इसे देखने लगी। तुम्हें बेबे से मिलने की इजाज़त देने का मतलब ये नहीं था कि तुम मुझसे रिश्तेदारियां बनाना शुरू कर दो। वो दुरुस्ती से बोला। वैसे तुम्हारी औकात है मेरी बीवी बनने की? तुमने क्या सोचकर खुद को मेरी बीवी साबित किया? तुम मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, शादी करना चाहती हूँ। इस लड़की का आपके घर आना मुझे अच्छा नहीं लगा तो बोल दिया। वो इसके मजीद बोलने से पहले ही बेसाख्ती से कह गई। इसकी बातें इसे तकलीफ से दो चार कर रही थीं। मजीद बर्दाश्त की सकत बिल्कुल ख़त्म हुई तो वो सच बोल गई। इसकी बात सुनता वो यकलख्त लब भींच गया। तुम्हारी कोई इज्जत नफ्स भी है या नहीं? तुम्हें ज़रा शर्म महसूस नहीं हुई ये बात करते हुए? वो इसके नज़दीक आता नफरत ज़दा लहजे में बोला। इसकी बातें सुनकर वो जिल्लत से खुद को ज़मीन में धंसता हुआ महसूस कर रही थी। इतनी नफरत? इसका कसूर ही क्या था? इससे मोहब्बत करना और शादी की पेशकश करना? ओह सॉरी, मेरी ही गलती थी, मैं कैसे भूल गया। लहजा मसनूई अफसोस भरा था। तुम जैसी लड़कियों की क्या इज्जत नफ्स होगी? तुम्हारे लिए तो ये आम सी बात होगी, है ना? इसकी साकत आंखों में देखते वो तंज के तीर बरसाता इसके पहले से जख्मी दिल को मजीद जख्मी कर गया। तुम जैसी लड़कियां ही इज्जतदार लड़कों की जिंदगी को जहन्नम बना देती हैं। वो आंखों में नागवारी और नफरत लिए इससे बोला। जहां कहीं अमीर लड़का देखा पड़ गई पीछे, ब्लडी गोल्ड डिगर्स। वो कराहियत आमेज लहजे में बोलता इसे सुन छोड़ के जा चुका था और वो शल खड़ी इसको जाता देखती रही, आंखों में आंसू लिए। अम्मी, अपी को क्या हुआ है? क्यों बेटा, क्या हुआ? कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ ठीक से बात तक नहीं कर रही वो, ना ही मेरी किसी बात का ठीक से जवाब देती हैं। फाइक नाश्ते की टेबल पर परेशान से लहजे में जन्नत बेगम से बोला। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बल्कि वो तो एक हफ्ते से घर भी लेट आ रही है। हो सकता है किसी केस की वजह से परेशान हो। मैं पूछती हूँ इससे, तुम परेशान ना हो और जल्दी से नाश्ता करो नहीं तो लेट हो जाओगे, फिर वो नाराज़ ज़रूर होगी। जी, मगर आप अपनी से पूछिएगा ज़रूर, मुझे तो वो कुछ बताती नहीं। बकौल इनके मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ ना। मुंह के जाविये बिगाड़ता अपना बैग लेता वो वहां से निकल गया। जन्नत बेगम मुस्कुराती सर नफी में हिलाकर रह गई। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। एक हफ्ता हो चुका था और इस एक हफ्ते में वो बिल्कुल बदल कर रह गई थी। संजीदगी अब मुस्तकिल इसकी शख्सियत का हिस्सा बन गई थी। गुलाम खान भी अपनी मैडम का ये रूप देखकर मुहतात रहने लगा था। बेबे कई बार इसके घर आ चुकी थी, मगर वो इनसे भी नहीं मिलती थी। इसने खुद से अहद कर लिया था वो अब इसके घर में कदम तक नहीं रखेगी। इसे खुद से नफरत होने लगी थी। कैसे वो अपनी इज्जत नफ्स को मारकर इसके आगे अपने हाथ फैला गई। ये सब मर्द एक जैसे होते हैं, ये सोच अब इसको सच लगने लगी थी। ऑफिस में बैठी वो फाइल्स की डिटेल देख रही थी कि इसके पर्सनल फ़ोन पर अनजान नंबर से आती कॉल इसे चौंकने पर मजबूर कर गई। वो मसरूफ़ अंदाज में एक हाथ से फ़ोन कान से लगाती अपना काम जारी रखती हेलो बोली, लेकिन मुकाबिल की बात सुनकर भड़क उठी। एक ही भाई है ना तुम्हारा, और वो भी इतना खूबसूरत, सेकंड ईयर का स्टूडेंट, और बकवास बंद करो,
कौन बोल रहा है? फ़ोन में से आती अजनबी खबासत भरी आवाज़ पर वो सुर्ख चेहरा लिए चीख उठी। आहिस्ता मैडम जी, आहिस्ता। लगता है मेरी अधूरी बात ही तुम्हारा कलेजा चीर गई है। खैर, मैं क्या कह रहा था कि तेरे भाई ने मेरे बंदों को बहुत भगाया है और... शट अप! कौन बकवास कर रहा है? जानते नहीं पुलिस वालों को धमकी देने का अंजाम? जुबान गुद्दी से खींच लूंगी मैं। और बे, तू है कौन? फोन पे गीदड़ बनकर धमकियां दे रहा है? सामने आ, फिर बताती हूँ। इसी का लहजा अपनाती, इसी के अंदाज में बोलती, वो मुकाबिल को अंगारों पर लौटने पर मजबूर कर गई। बकवास बंद कर अपनी। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। बहुत उछल रही है ना तू अपने ओहदे की बिना पर। यह सीट छीनने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। तू क्या समझती है, मेरे बंदों को ऐसे मरवा कर तू बच जाएगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा? मुझसे पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब इसकी सजा के लिए तैयार रहना। खबासत भरा लहजा आखिर में भद्दे से कहकहे में बदल गया। तेरी इन धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूं। चूहे की तरह बिल में बैठकर चीखने से बेहतर है सामने आकर बात कर। और हाँ, ये सब मेरा ही किया धरा है। क्या कर लेगा तू? जैसे ही मुझे पता लगा तेरे बारे में, तो तुझ समेत सारे चूहों को बिल से निकाल कर यही हाल करूंगी मैं सबका। हिम्मत है तो सामने आ। एक एक लफ्ज चबाकर बोलती वो फोन बंद कर चुकी थी। जो तासुरात गुस्से और करख्तगी लिए हुए थे, अब अचानक परेशानी में ढल चुके थे। वो फौरन से अपनी चीजें समेटती पुलिस स्टेशन से बाहर भागी। इसे देखकर बाकी अहलकार भी जल्दी से इसके पीछे आए। गुलाम खान सबसे आगे था। वो अपनी मैडम के यूं अचानक जाने पर हड़बड़ाकर इसके पीछे आया था। क्या हुआ मैडम, खैरियत है? नहीं गुलाम खान, बिल्कुल खैरियत नहीं है। आप जल्दी से जाएं और घर जाकर पता करें फाइक घर आ चुका है या नहीं। तब तक मैं कॉलेज जाकर इसका पता करती हूँ। इतना बोलती वो बगैर इसकी हाँ सुने वहां से निकल गई। गुलाम खान अपने साथ एक दो और लोगों को लेकर इसके घर की तरफ निकला। कॉलेज से पता करने पर इसे मालूम हुआ कि वो आज जल्दी निकल चुका था। एकेडमी भी वो आज नहीं आया था। गुलाम खान के बताने पर कि वो अभी तक घर नहीं पहुंचा, जिससे वो बहुत परेशानी से अब जगह जगह जाकर यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ही इसके ना मिलने पर इसकी हालत भी बदतर होती जा रही थी। इसी परेशानी में दो जगह इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इस बीच इसको सर पर चोट भी लग चुकी थी, जिससे खून रिश्ता रिश्ता अब खुश्क हो चुका था। मगर इसे अपनी परवाह ही कब थी। शाम के 6 बज चुके थे। वो नम आंखें लिए मायूसी की हालत में घर को निकली थी। गुलाम खान और कुछ लोग फिर से निकल चुके थे फाइक को ढूंढने में। वो घर के करीब आती गाड़ी से बाहर निकली तो जन्नत बेगम गेट खोले नम आंखें लिए खड़ी थीं। इसे देखकर जल्दी से इसके करीब आई, मगर इसके करीब आते इसे देखकर शॉक से वहीं रुक गई। रीबा बच्ची, ये सब कैसे हुआ? वो इसका चेहरा हाथों में पकड़े इसे टटोलती हवास बाख्ता होकर रोते हुए बोली। रीबा इससे पहले कि इन्हें कुछ बोलती, इससे पहले ही 3 असले से लेस लोगों से भरी गाड़ियां इनके घर से कुछ फासले पर आकर रुकीं। रीबा बेतासुर चेहरा लिए खड़ी थी, अलबत्ता जन्नत बेगम खौफ से रीबा के करीब आती इसका हाथ पकड़ चुकी थी।